औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। रदरफोर्ड ने ये देखने के लिए कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे इकट्ठे रहते हैं, इसने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इसने क्या किया, सोने का एक बारीक वर्क लिया और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल टकराए। सोने के बारीक वर्क पर जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल टकराए हैं तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सोने के बारीक वर्क में से सीधे गुजर गए, कुछ मुड़ गए और कुछ जैसे गए थे वैसे ही टकरा के वापस आ गए। जो अल्फ़ा पार्टिकल देखने के लिए कि ये कैसे मादे के अंदर से गुजर रहे हैं, आगे उसने फोटोग्राफिक फिल्म रख दी या फिर स्क्रीन लेके उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की तह लगा दें। लिहाजा इस तरह मेरा बेटा उसने एक सोने का बारीक वर्क लेके जिसकी मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर थी, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल टकराए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए, कुछ मुड़ गए और कुछ वापस आ गए। इससे उसने कुछ नताइज निकाले जिसकी बुनियाद पे उसने पहली दफ़ा न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। इसको आप जो है वो ऐसे बना सकते हैं डायग्राम जैसे आपके सामने नज़र आ रही है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो उसने सीधे गुजारे। तो सोने के बारीक वर्क में से कुछ ये देखें सीधे गुजर गए, कुछ ऐसे मुड़ गए और कुछ वापस आ गए। तो ये इसका था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद जो है आपने जो है वो पेपर में लिखना जो है वो कैसे है। एक्सपेरिमेंट में आप लिखेंगे कि रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कोड को एग्जिस्ट इन एन एटम। के एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे इकट्ठे रहते हैं, इसको देखने के लिए उसने सोने का बारीक वर्क पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने 0.004 सेंटीमीटर थिक जो है सोने के बारीक वर्क पर अल्फ़ा पार्टिकल टकराए और अल्फ़ा पार्टिकल उसने लिए हैं प्लोनियम या फिर रेडियम एलिमेंट से। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनमें से खुद ये शिवाएं निकलती रहती हैं। ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन 0.004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. These are actually helium nuclei. They can penetrate through matter to some extent. यानी अल्फा पार्टिकल्स होने के बारीक वर्क में से गुजारे और ये लिए उसने रेडियम और प्लोनियम से। उसके बाद जो है ही ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट या फिर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। इसने अल्फा पार्टिकल की जो है वो डिफ्लेक्शन का मुताला करने के लिए आगे फोटोग्राफिक प्लेट या फिर स्क्रीन रखी जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की तह लगी हुई थी। ही प्रूव्ड दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। इसके बाद आपने लिखना है इसका ऑब्जर्वेशन। आपने जो डायग्राम बनानी है पेपर में ये एक एटम की बना दें बस, ये गोल सर्कल की शक्ल में एटम, सेंटर में न्यूक्लियस और कुछ रेज ऐसे सीधी गुजार दें, कुछ ऐसे मोड़ दें और कुछ ऐसे जाके फिर वापस ले आएँ। तो मुशाहदा उसने ये किया कि अल्फ़ा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सोने के बारीक वर्क में से सीधे गुजर गए बगैर मुड़े। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। पहला मुशाहदा लिखेंगे कि ज़्यादातर रेडिएशन बगैर मुड़े जो है वो गुजर गई, अल्फ़ा पार्टिकल गुजर गया। दूसरा मुशाहदा आपने ये लिखना है ऑब्जर्वेशन कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल। 20,000 में से सिर्फ चंद एक जो है वो बड़े एंगल्स पे मुड़ी और चंद एक जो है अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो टकरा के गोल्ड फॉयल से वापस आ गई। तो ये दो ऑब्जर्वेशन से इसने बहुत सारे नताइज निकाले। फिर उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे हेडिंग लिखनी है रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड परफॉर्म्ड प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट्स। इसने जो है वो निज़ाम शमसी की तरह का निज़ाम जो है वो एटम के लिए मुतारफ़ करवाया पहली दफ़ा, इसलिए इसको कहते हैं प्लानिटरी मॉडल। जैसे सूरज के गिर्द सियारे घूमते हैं, इसी तरह जो है इसने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, इसने जो है वो पहला जो रिजल्ट दिया है वो ये कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल बगैर मुड़े सीधे गुजर गए इस सोने के बारीक वर्क में से, तो इससे ये साबित हुआ कि साफ है एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। नंबर 2, इसने क्या मुशाहदा किया, इसने देखा कि द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल प्रूव्ड दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिर्फ चंद एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मुड़े, इससे ज़ाहिर होता है कि सेंटर में जो है वो कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ है जिसने जो है इनको मोड़ा है। चंद रेडिएशन का, चंद अल्फ़ा पार्टिकल का एटम के सेंटर से जो है वो मुड़ जाना इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया है। इसने पहली दफ़ा न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मेरा बेटा इसका ये है
कि द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। कुछ पार्टिकल का जो है अल्फा पार्टिकल का टकरा के वापस आ जाना इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जिस चीज़ से वो टकराए हैं अल्फा पार्टिकल वो हार्ड है और डेंस है, उस बहुत ज़्यादा कसीफ है और बहुत ज़्यादा सख्त है। तो न्यूक्लियस जो है एटम का बहुत ज़्यादा कसीफ होता है और जो है हार्ड होता है। चौथा पॉइंट इसका ये है कि सिंस अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इट शोज that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom। क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, सिर्फ चांद एक मुड़े हैं, इसका मतलब है कि आगे से मोड़ने वाली कोई छोटी चीज़ है, तो लिहाजा एटम का जो न्यूक्लियस है वो एटम के मुकाबले में बहुत ही छोटा है। पांचवा पॉइंट ये है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इसी पॉइंट पे जो है इसके एतराज़ात बने इस थ्योरी के कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एनर्जी खारिज करते करते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और साथ साथ जो है इनको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो है वो फॉल्ट आया था। छठा पॉइंट ये है कि एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है इसलिए जो है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। सातवां पॉइंट है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसका पहला पॉइंट ये था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्योंकि सोने के बारी वर्क में से सीधे गुजर के, इसका मतलब है एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरा ये पॉइंट था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम के सेंटर से जो है टकरा के मुड़े हैं, इसका मतलब है एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव को रिपेल करता है इसलिए। तीसरे पॉइंट में इसने ये बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल चंद एक अल्फा पार्टिकल जो है मुड़ी हैं, ये ज़ाहिर करती हैं कि जहाँ से वो मुड़ी हैं वो जगह हार्ड और डेंस है, यानी एटम का न्यूक्लियस जो है वो डेंस और हार्ड है। चौथे में पॉइंट में इसने ये बताया हमें कि एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, क्योंकि चंद एक रेडिएशन ही मुड़ी हैं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। और छठे पॉइंट में बताया कि एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। और क्योंकि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है वो क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं तो इनको हम कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो गया इसके मेन पॉइंट्स। अब इसके डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो साइंटिस्ट ने मेरा बेटा दो जो है इसके डिफेक्ट निकाले। पहला डिफेक्ट ये निकाला कि भाई देखें, ये कह रहा है कि रदरफोर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे, इनकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए। पहले ये जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में मूव करेगा, जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो कम एनर्जी वाले शेल में आ जाएगा न्यूक्लियस के करीब, और एनर्जी खारिज करेगा। काम करते 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 यूज़ करते करते इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एटम को फना हो जाना चाहिए, एटम शुड बी डिस्ट्रॉय। तो पहला फॉल्ट इसका था निकाला साइंटिस्ट ने, इस पे डिफेक्ट निकाला कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड कह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को मुसलसल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए और एनर्जी इसकी कम हो जानी चाहिए, और इसकी एनर्जी कम होते 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 इसकी इतनी एनर्जी कम हो जानी चाहिए कि ये न्यूक्लियस के अंदर घिर जाए, तो एटम को फना हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि एटम अगर लगातार जो है मूव कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तो लगातार ये एनर्जी खारिज कर रहा है, तो इसका स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कलर जो है एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हुए हों, लेकिन एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। साइंटिस्ट के मुताबिक एटम को ये ऊपर वाला जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कलर्स एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते लहदा होते हैं सारे कलर्स। इसको हम रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और emit एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को लगातार जो है एनर्जी रिलीज करनी चाहिए और इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए एनर्जी खत्म होने के बाद। दूसरा इसका फॉल्ट ये साइंटिस्ट ने निकाला कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन emit एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। तो एटम अगर लगातार एनर्जी खारिज करता है तो इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन जो है एटम बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो इन दो पॉइंट्स की ये वजाहत नहीं कर सका, तो लिहाजा ये दो फॉल्ट थे। ये दोनों फॉल्ट जो है निकाले हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में बोहर ने जो है ये दोनों फॉल्ट निकाले हैं। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 1911 में दिया गया था और 2 साल बाद 1913 में बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के तमाम नकाइस दूर कर दिए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।